भोलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सादगी थी, मेहनत थी और संघर्ष की रोजमर्रा की कहानी थी। इसी गांव में रहता था किशोर, अपनी पत्नी सुमन और अपने छोटे से बेटे पिंकू के साथ। किशोर दिन रात धनीराम सेठ के यहाँ काम करता था, तो वहीं सुमन गांव के एक बड़े बंगले में साफ सफाई करके घर चलाती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करते थे, ताकि किसी तरह अपने बच्चे का भविष्य और अपने घर का पेट भर सके। वैसे तो हर साल भोलापुर में गर्मी का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तापमान इतना बढ़ चुका था कि दिन हो या रात, भोलापुर के लोग चैन की सांस तक नहीं ले पा रहे थे। गर्मी ने पूरे गांव को बेहाल कर दिया था और आने वाला समय किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा था। अरे सुमन, इस साल तो गर्मी ने हद ही पार कर दी है। ऐसी कड़ी धूप में काम करना अब जान पर बन आया है। घर से बाहर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे पसीना नहीं, पानी बहने लगता हो। दिल करता है आज काम पर ही न जाऊं, लेकिन क्या करे, पेट की आग और सेठ का डर दोनों ही चैन से बैठने नहीं देते। पता नहीं इस बार की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अब निकलता हूं, कहीं देर हो गई तो सेठ जी का गुस्सा धूप से भी ज्यादा जलाने लगेगा। सच कह रहे हो किशोर, आजकल तो घर के अंदर भी सुकून नहीं मिलता। दिन भर पसीना और रात भर बेचैनी। धूप बहुत तेज है, जरा संभल कर जाना। और हाँ, अगर हो सके तो कहीं से ठंडा पानी पी लेना। भगवान से बस यही दुआ है कि ये गर्मी जल्दी खत्म हो और हमारे पिंकू का बचपन इस तपती धूप में न झुलसे। इतना कहकर किशोर मजदूरी के लिए घर से निकल गया। तेज धूप सिर के ऊपर थी और पसीना बदन से बह रहा था, लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी उसे रोक नहीं पाई। उधर सुमन ने अपने बेटे पिंकू को घर पर छोड़ा, थोड़ी हिदायत दी और खुद भी काम पर निकल पड़ी। उसी बंगले में मालिक लखन रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी कविता और उनकी बेटी रीना भी रहती थी। अरे आ गई सुमन। चलो, आज सारे काम 4 बजे से पहले पहले निपट जाने चाहिए। पता है ना, आज रीना की बर्थडे पार्टी है, तो उसकी पूरी तैयारी करनी है। आज तुम्हें थोड़ा ज्यादा हाथ बटाना पड़ेगा। सब काम अच्छे से कर लेना। जी मालकिन, मैं समय से पहले सारे काम निपटा दूंगी। रीना बिटिया की बर्थडे पार्टी है तो कोई कमी नहीं रहने दूंगी। सुमन जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई में लग जाती है। वो हर जगह ध्यान से देखती है और जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ सफाई करती चली जाती है। वो बिना रुके एक के बाद एक काम पूरा करती है। कहीं जमी गंदगी हटाती है तो कहीं बिखरा सामान ठीक करती है। उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि कोई भी जगह अनदेखी ना रह जाए। सुमन, आज के सारे काम अच्छे से पूरे हो चुके हैं। घर बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब तुम चाहो तो घर जा सकती हो। हाँ, एक बात याद रखना, शाम ठीक 7 बजे वापस आ जाना। अपने बच्चों को भी साथ ले आना। आज उन्हें भी पार्टी में रहने दो। सब समय पर होना चाहिए, किसी तरह की देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब जल्दी जाओ। सुमन जल्दी से घर जाती है और अपने बेटे पिंकू को तैयार कर मालिक और मालकिन के घर ले आती है। पिंकू चारों तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, बाप रे, घर से निकले थे तब तो इतनी गर्मी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और यहाँ तो कितनी ठंडक है, लगता ही नहीं कि बाहर वही धूप है। ठंडक और सुकून महसूस करते करते वो इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते पता ही नहीं चलता और वो एक कमरे में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वो वहीं लेट जाता है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। रीना कमरे में आती है और चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी, यहाँ देखो, ये लड़का मेरे कमरे में सो रहा है। और उसकी माँ फिर दौड़ कर आती है और वहीं पर सुमन भी आ जाती है। सुमन, अब और कुछ सुनने या समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ है उसके बाद यहाँ तुम्हारा काम खत्म समझो। मैंने तुम्हें मौका दिया, भरोसा किया, लेकिन तुम उस भरोसे पर खरी नहीं उतरी। मेरे घर में अनुशासन सबसे ऊपर है और जो उसे नहीं समझता उसके लिए यहाँ जगह नहीं होती।
अब तुम अपने बच्चों को साथ लो और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। आज के बाद इस घर में तुम्हें कभी भी काम पर नहीं बुलाया जाएगा। मैं साफ कर देना चाहती हूँ, ये फैसला बदलने वाला नहीं है। कोई सफाई, कोई गुजारिश अब मायने नहीं रखती। यहाँ से निकल जाओ और भविष्य में इस घर की तरफ दोबारा लौटने की उम्मीद भी मत रखना। मेरी तरफ से ये मामला यहीं खत्म है। मालकिन जी, मेरा बेटा छोटा है, उसे समझ नहीं है, नादान है वो। गलती हो गई, मैं मानती हूँ। आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, इस बार माफ कर दीजिए। आगे से मैं हर बात का पूरा ध्यान रखूंगी। अरे वाह, अब याद आ रहा है कि बच्चा छोटा है। जब नियम तोड़ रहे थे तब तो ये सब याद नहीं आया। कमाल है तुम लोगों का भी। सुमन, मेरे घर में नियम कोई मजाक नहीं है जो रो धोकर बदल जाए। यहाँ हर गलती की एक ही सजा होती है। तुम माफी मांग रही हो और मुझे सुनकर हंसी आ रही है, क्योंकि तुम अभी भी ये सोच रही हो कि मेरा फैसला बदल जाएगा। मैं साफ कह रही हूँ, ना उम्र देखी। रात हो चली थी, लेकिन घर में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। सुमन चुपचाप बैठी अंधेरे को देखती रही। पेट की भूख से ज्यादा दिल भारी हो रहा था। वो मन ही मन सोचती है, मैं तो किसी तरह पानी पीकर रह लूंगी, मुझे आदत है सहने की। लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? और मेरे पति दिन भर मेहनत करके लौटेंगे, उन्हें क्या खिलाऊंगी? उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो आंसू नहीं बहाती, क्योंकि उसे पता था अगर वो टूट गई तो उसका परिवार किसके सहारे जिएगा। अगले ही पल किशोर घर लौट आता है। उसके हाथ में खाने का थैला होता है। आज सेठ जी के यहाँ दावत थी, इसलिए बचा हुआ खाना वो अपने साथ ले आया था। सुमन उसे देखते ही थोड़ी राहत महसूस करती है। दोनों चुपचाप बैठते हैं और फिर सुमन दिन भर की सारी बात किशोर को बता देती है। वो बताती है कैसे बच्चों की एक छोटी सी नादानी उसके लिए नौकरी छिन जाने की वजह बन गई। किशोर ध्यान से सुनता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और चिंता भी। खाना सामने रखा होता है, लेकिन दोनों का ध्यान खाने से ज्यादा आने वाले कल पर टिका होता है। तीनों मिलकर जो खाना था उसी में रात गुजार लेते हैं। थकान ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा बातें नहीं होती और घर में धीरे धीरे खामोशी छा जाती है। अगली सुबह किशोर रोज की तरह काम पर निकल जाता है। उधर सुमन भी उम्मीद के सहारे नए काम की तलाश में घर से बाहर कदम रखती है। सुमन इधर उधर काम की तलाश में घूमती रहती है। कहीं उम्मीद मिलती है तो कहीं निराशा। तभी उसकी नजर एक ढाबे पर लगी एक छोटी सी पर्ची पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, पराठे बनाने के लिए काम चाहिए। सुमन रुक जाती है। वो ध्यान से उस नोटिस को पढ़ती है और बिना देर किए ढाबे के अंदर चली जाती है। भैया, क्या मुझे यहाँ पराठे बनाने का काम मिल सकता है? काम तो मिल सकता है, लेकिन बताओ, क्या तुम्हें पराठे बनाने आते हैं? हाँ भैया, मुझे बहुत अच्छे पराठे बनाने अच्छे से आते हैं। घर में रोज बनाती हूँ। ठीक है, तो पहले बनाकर दिखा देना, फिर बात पक्की करेंगे। सुमन ने सुबह से शाम तक ढाबे पर लगातार पराठे बनाए। उसके हाथ नहीं रुके और मेहनत रंग लाई। एक एक करके सारे पराठे बिकते चले गए। शाम होते होते ढाबे पर अच्छी भीड़ जुट गई। आज तो सारे पराठे बहुत अच्छे से बिक गए। तुम सच में बहुत अच्छे पराठे बनाती हो। ये लो, आज की पगार। और हाँ, कल से फिर आ जाना, काम की कमी नहीं है। सुमन ने ढाबे वाले से 400 रुपए की पगार ली और वहां से चल दी। सबसे पहले वो किराने की दुकान पर गई, जहां से खाना बनाने का जरूरी सामान खरीदा। फिर सुमन सीधे घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने खाना बनाया। थोड़ी देर बाद किशोर भी काम से लौट आया। सुमन ने दिन भर की सारी बात उसे बता दी। अगली सुबह सुमन फिर से ढाबे पर काम करने चली जाती है। उधर ढाबे वाला ढाबे के बाहर एक अच्छी सी एसी लगवा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आराम से बैठ सके। और सच में उस दिन ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। शाम को सुमन जब घर लौटती है तो पिंकू अपने दोस्तों से एक बात बार बार दोहराता रहता है। वो कहता है, उस घर में कितनी अच्छी एसी लगी थी, अंदर तो जन्नत जैसी ठंडक थी। पिंकू की बातें सुनकर सुमन के मन में भी एक ख्वाहिश जाग जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर कभी उसके घर में भी ऐसी सुविधा हो जाए तो कितना अच्छा हो।
उसी सोच के साथ सुमन अगले दिन थोड़ा सा सामान लेने दुकान की तरफ निकल पड़ती है, ताकि मेहनत को और आगे बढ़ाया जा सके। भैया, ये सेकंड हैंड एसी कितने की पड़ेगी? मैडम, सेकंड हैंड एसी 10,000 से शुरू होती है। भैया, 8,000 में दे दोगे तो मैं अभी ले जाऊं? ठीक है, 8,000 में सौदा पक्का। सौदा पक्का होते ही दुकानदार सुमन के घर एसी पहुंचा देता है। गर्मी से तपते उस छोटे से घर में जब एसी चलती है तो माहौल ही बदल जाता है। सुमन, किशोर और पिंकू तीनों पहली बार ठंडी हवा का खुलकर मजा लेते हैं। पसीने और परेशानियों की जगह अब घर में सुकून और राहत होती है। पूरी गर्मी इसी तरह हंसते मुस्कुराते निकल जाती है। मेहनत और हिम्मत के सहारे सुमन ने अपने परिवार के लिए थोड़ी सी राहत जुटा ली थी और इसी तरह उनकी जिंदगी की कहानी आगे भी चलती रहती है।